सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत मस्त होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज का जो सेशन है वो मेरे प्यारे 9th ग्रेडर्स के लिए, जिसमें आज हम केस बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अपने इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के सारे, जिसके अभी तक हम वन शॉट कर चुके हैं। हमने अपने एनसीईआरटी मैराथन भी कर ली है। तो अब भाई सारे सेक्शंस कवर करने हैं, पीवाईक्यूज कवर करने हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस कवर करने हैं। तो हियर आर द केस बेस्ड क्वेश्चंस। आज टॉप 10 केस बेस्ड क्वेश्चंस बताऊंगी आपको इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के। तो भाई मेक श्योर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सेशन अच्छे से वॉच कर रहे हो, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन मिस आउट ना हो जाए। चलो तो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन कि क्या बोल रही है पब्लिक। मोटिवेशनल कोट तो जरूरी है, बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर खुद पे बिलीव है तो मार्क्स अच्छे आएंगे ही आएंगे। खुद पे बिलीव नहीं है, भरोसा नहीं, देखो मार्क्स सबके कभी ना कभी थोड़े बहुत कम तो हो ही जाते हैं, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर उसको लेकर के बैठ जाओगे कि भाई मेरे इतने मार्क्स कम हो गए, अपने ऊपर पूरा भरोसा ही चला जाएगा कि मेरे मार्क्स अच्छे आ ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे आप गलती कर रहे हो। ठीक है, खुद पे बिलीव करो एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके चलो तो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है चलो तो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखो मैम तो ठहरी बहुत ही ज्यादा आलसी, तुम लोग आलसी मत बनना। क्यों? देखो अगर क्वेश्चंस तुम लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अगर नहीं आते होंगे, ठीक है, तब तो तुम ये रीड कर सकते हो, और अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो डायरेक्टली इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिख सकते हो। जैसे उसने पूछा है कि व्हाट इज खारिफ सीजन पीरियड, तो खारिफ सीजन का पीरियड क्या होता है? खारिफ सीजन का जो पीरियड होता है वो होता है जून टू अक्टूबर। कब तक ग्रो करते हैं? जून टू अक्टूबर ग्रो करते हैं, इसीलिए हम इनको मॉनसून क्रॉप्स भी बोलते हैं। और अगर हम लोग उन राबी सीजन पीरियड की बात करें तो वो नवंबर टू अप्रैल में ग्रो करते हैं। कब तक? नवंबर टू अप्रैल, इसीलिए हम इनको विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसीलिए राबी क्रॉप्स को हम लोग विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं, जो नवंबर टू अप्रैल तक ग्रो करते हैं। और खारिफ सीजन वाला जो पीरियड होता है वो जून टू अक्टूबर रहता है। अब उसने बोला है कि सारे नेम्स एनलिस्ट करने हैं आपको खारिफ क्रॉप्स के और राबी क्रॉप्स के। तो खारिफ और राबी क्रॉप्स के हम लोग एनलिस्ट कर देते हैं। खारिफ क्रॉप्स जो होती हैं आपकी वो होती हैं मॉनसून क्रॉप्स। तो इसमें पैडी मतलब राइस का होता है, तो राइस में पानी बहुत लगता है। सोयाबीन, ठीक है, उसके अलावा पिजन पी, मेज, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके क्या हो गए? खारिफ क्रॉप्स के हो गए। ये एग्जाम्पल्स किसके हो गए? आपके खारिफ क्रॉप्स के हो गए। बात आ जाती है अब राबी क्रॉप्स की। तो राबी क्रॉप्स में जो विंटर वाली क्रॉप्स होती है, जैसे कि हम लोग सरसों के खेत देखते हैं, तो मस्टर्ड, पी प्लांट, लिनसीड, ग्राम, जो हम सर्दियों में सब्जियां ज्यादा खाते हैं ना, वो आपकी राबी क्रॉप्स हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी राबी क्रॉप्स। अब वो पूछ रहा है कि प्लांट मैन्युफैक्चर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस कॉल्ड। हम लोगों ने कितनी बार पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस हो गया, कि वो अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से अपना खाना प्रिपेयर कर लेते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प कौन करता है? एक तो क्लोरोफिल हेल्प करता है, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो भाई जून टू अक्टूबर को हम लोग खारिफ क्रॉप्स बोलते हैं। ये खारिफ क्रॉप्स को हम मॉनसून क्रॉप्स भी बोलते हैं। नवंबर टू अप्रैल में आपकी राबी क्रॉप्स होती हैं, जिनको हम विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं। खारिफ क्रॉप्स का एग्जांपल क्या है? पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम। राबी क्रॉप्स का है आंसर वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लिनसीड। और भाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना वो काम परफॉर्म करते हैं। ठीक है चलो, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सारा इज एन ऑर्गेनिक फार्मर। अब जो सारा है ना वो ऑर्गेनिक फार्मर है। ऑर्गेनिक फार्मर का मतलब होता है कि वो किसी टाइप का केमिकल्स यूज नहीं करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी टाइप्स का केमिकल्स नहीं यूज करते। अब लुकिंग टू इम्प्रूव हर सॉइल फर्टिलिटी, अब उसको ना अपने फार्म के लिए वो क्रॉप जो कि लैंड होता है जिसके ऊपर वो अपनी क्रॉप्स ग्रो करवा रही है, उसको उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करना है। ठीक है, शी वांट्स टू नो वेदर शी शुड यूज मैन्योर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, व्हाट यू रिकमेंड एंड व्हाई। तो अब वो ये पूछ रही है, मतलब उसको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि वो अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मैन्योर का यूज करे
या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जिसको हम बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं वो यूज करें, आप उसको क्या रिकमेंड करोगे? ठीक है, तो भाई जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो भी तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को, जो आपके एनिमल का एक्सक्रीटा होता है, काउ डंग होता है, वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारे जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो कि डीकम्पोज हो सकते हैं, उनका यूज करके ही तो हम ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर्स और मन्योर का फॉर्मेशन करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स में हम बस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड कर देते हैं जैसे कि अर्थवर्म, ताकि वो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस और जल्दी कर सके। मन्योर में भी हम यही करते हैं। तो भाई अगर वो मन्योर यूज करेगी तब भी उसके लिए हेल्पफुल रहेगा, बायो फर्टिलाइजर्स यूज करेगी तब भी उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। रिकमेंड तो आप दोनों ही कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो एक तो चीज उसमें केमिकल्स की प्रेजेंस नहीं है। केमिकल्स जो आपकी क्रॉप को चीजों से बचा तो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इतने सारे केमिकल्स जब आपकी बॉडी में इकट्ठा होते हैं तो आपको डिसीज हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्रॉप्स आप ही तो खा रहे होगे और कौन खा रहा होगा, है ना? तो आपकी बॉडी में वो केमिकल्स की वजह से डिसीज हो सकती हैं। वाटर बॉडीज में अगर वो केमिकल्स पानी के साथ वॉश ऑफ होकर के गए तो वाटर का पोल्यूशन हो सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए भाई वो केमिकल्स नहीं यूज कर रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही है। लेकिन मन्योर और बायो फर्टिलाइजर्स की दिक्कत ये आ जाती है हमारी, देखो यहाँ पे अगर मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स भी बोल सकते हो आप, ठीक है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को केमिकल फर्टिलाइजर्स भी बोल सकते हो, जिसमें हम केमिकल्स का यूज करके फर्टिलाइजर्स की फॉर्मेशन करते हैं। और एक आपके आते हैं बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके मेन्योर को ही वो हम बायो फर्टिलाइजर्स बोल देते हैं। क्योंकि मेन्योर जो होता है वो आप नॉर्मली बनाते हो एक कंपोस्ट पिट में डाल करके, सारा गोबर और सड़े हुए पत्ते, सड़ी हुई सब्जियां डाल करके आप मेन्योर कन्वर्ट करते हो। उसमें हम कोई अर्थवर्म वगैरह कुछ एज सच ऐड नहीं करते, ठीक है? जब हम उसी मेन्योर में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड कर देते हैं जो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस बहुत जल्दी बढ़ा देता है, उसको हम बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स माइट भी वो केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात हो रही। तो हाँ भाई, कॉमन सेंस ही बात है कि मेन्योर हमारा ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि उसमें केमिकल्स की प्रेजेंस नहीं होगी। लेकिन एक डिसएडवांटेज मेन्योर का ये होता है कि न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। मेन्योर में न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं मेन्योर में काफी ज्यादा कम होते हैं। और जब तक आप मेन्योर को लार्ज क्वांटिटी में नहीं यूज करोगे, मेन्योर को जब तक लार्ज क्वांटिटी में नहीं यूज करोगे, आपका वो किसी काम का नहीं होता। क्योंकि मेन्योर के अंदर न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी कम होती है, तो आपको बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में मेन्योर यूज करना पड़ता है जब आप उसको एज अ सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो सकती है। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें केमिकल्स की प्रेजेंस तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनका एक ही फायदा ये होता है कि आपको बहुत ही कम अमाउंट में ही उन फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना पड़ता है और आपकी सॉइल की फर्टिलिटी या प्लांट्स की क्रॉप की वेराइटी को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है? अपने क्रॉप का प्रोडक्शन मैनेज कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो वो मेन्योर यूज़ कर सकती है, एक्सीलेंट फार्मिंग होती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं उसमें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, अलॉन्ग विद वो ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करती है सॉइल के स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ये माइक्रोबियल एक्टिविटी भी सॉइल के अंदर बढ़ा देते हैं क्योंकि वो मैन्योर के अंदर माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होते हैं जो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस करते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन वो इतने सारे डाइवर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करता जितना मैन्योर प्रोवाइड करेगा आपका, ठीक है? और हमारे वो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होंगे वो हमारे लिए डेंजरस भी होंगे हमारी हेल्थ के लिए। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओफो भाई साहब, इतना बड़ा क्वेश्चन। विच स्पीशी ऑफ बीज इज कॉमनली नोन एज इंडियन बी? हमें पता है एपिस, है ना? एपिस डॉर्सना इंडिका, सेरेना इंडिका होता है। एपिस सेरेना इंडिका जो होता है वो आपकी क्या होती है? इंडियन बी होती है। वो आप दूसरा पूछ रहा है विच स्पीशी ऑफ बीज इज नोन एज रॉक बी। रॉक बी बोलते हैं एपिस डॉर्सेटा को। क्या बोलते हैं? एपिस सेरेना इंडिका जो होता है आपका वो इंडियन बी होती है। एपिस डॉर्सेटा जो होता है आपका वो होती है रॉक बी, ठीक है? और क्या पूछ रहा है? विच स्पीशी ऑफ बीज इज कॉमनली नोन एज लिटिल बी? वो होती है आपकी एपिस फ्लोरे, ठीक है? एपिस फ्लोरे।
और फिर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है स्टेटमेंट कि बी हाइव्स आर द सोर्स ऑफ वैक्स विच कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस मेडिसिनल पर्पसेस, ठीक है। एपिस सेरेना इंडिका को हम लोग इंडियन बी बोलते हैं, एपिस डॉर्सिटा को हम रॉक बी बोलते हैं। हाँ जी, द क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन द फ्लावर्स अवेलेबल फॉर नेक्टर एंड पॉलन कनेक्शन। जो क्वालिटी ऑफ हनी होती है वो एक्चुअली फ्लावर के ऊपर डिपेंड करती है कि उसमें कितना नेक्टर अवेलेबल है और पॉलन कनेक्शन कितना होता है आपका, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मुझे तो भाई सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट लगे, ठीक है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्योंकि वैक्स जो होती है वो हम लोग मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं। एपिस सेरेना इंडिका को अभी मैंने बताया इंडियन भी बोला जाता है, एपिस डॉर्सिटा को अभी मैंने बताया रॉक भी बोला जाता है। और हनी की जो सच में क्वालिटी होती है वो जिस टाइप का नेक्टर ले रही है उसी के टाइप के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब एक बात बताओ, आप अच्छा खाना खाओगे तो आपकी बॉडी अच्छी होगी, लेकिन अगर आप थोड़ा लो क्वालिटी वाला खाना खाओगे तो आपको डिसीज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सिमिलरली बीज के साथ भी होता है कि अगर वो अच्छी क्वांटिटी वाला नेक्टर या पॉलन कलेक्शन कर रही हैं तो जो बीज का वैक्स होता है या हनी बी जो आप हनी बनाती है वो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा 4th नंबर वाला क्वेश्चन कि फिश इज अ चीप सोर्स। भाई है तो बहुत बड़ा, जिसमें बहुत कुछ दिया गया है हमारा, लेकिन हम इतना बड़ा पढ़ नहीं पाएंगे। एक बार रीड कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फिश इज अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर आवर फूड, ठीक है। फिश प्रोडक्शन इंक्लूड करते हैं फिन्ड ट्रू फिशेस का। फिन ट्रू फिशेस का मतलब होता है जिसमें फिन्स प्रेजेंट होती हैं, एज वेल एज द शेल फिशेस जिसमें शेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रॉन और मोलस्कस होते हैं। इनको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम कैप्चर फिशरिंग कर सकते हैं। कैप्चर फिशरिंग का मतलब क्या होता है कि हमने डायरेक्ट उनके सोर्सेज में से ही, सी वाटर में से ही उनको पकड़ लिया। मछुआरे जो होते हैं मछली पकड़ते हैं वो करा। या फिर उनकी फिश फार्मिंग कर सकते हो, मतलब आपने कोई आर्टिफिशियल पॉन्ड बना लिया और उसी में ही ये सारी फिशेस को आप ग्रो करवा रहे हो। इसको हम कहते हैं कल्चर फिशरी। द वाटर सोर्स ऑफ द फिश जो होते हैं, वाटर सोर्स जो है या तो सी वाटर हो सकता है या तो फ्रेश वाटर हो सकता है आपका, और इसी में ही हम कैप्चर और कल्चर फिशरिंग दोनों ही कर सकते हैं। तो मरीन फिशरी आपकी वो होती है जो कि सी वाटर और ओशन वाटर से आप फिशेस कलेक्ट कर रहे हो, और फ्रेश वाटर फिशेस वो होती हैं जो कि आप पॉन्ड, लेक या रिवर्स में से जिस पानी को आप पी सकते हो, जो पानी यूजफुल होता है, वो पानी को हम फ्रेश वाटर फिशरीज वाले बोलते हैं। पॉपुलर मरीन वेराइटीज आपकी कौन सी हैं? पैम्फलेट है, मैकरल है, ट्यूना, सार्डिन्स, बॉम्बे डक है। मरीन फिशेस जो है डिफरेंट टाइप के नेट्स को यूज करके हम यूज कर सकते हैं। काफी ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू की होती है। इकोनॉमिक वैल्यू मतलब अगर आप उनको बेचोगे तो आपको पैसा अच्छा मिलेगा। ये हो गए आपकी मरीन फिशेस। फिन्ड फिशेस की बात हो रहे हैं तो मुलेट्स, बेटकी, पर्ल स्पॉट, शेल फिश, ये सारे क्या हैं आपके? ये हैं वो आपकी सब मरीन फिशेस और हाई इकोनॉमिक वैल्यू वाली है। ओएस्टर्स भी कलेक्ट किए जाते हैं पर्ल्स के लिए। जो पर्ल्स आप पहनते हो नेकलेस में पर्ल्स पहने जाते हैं वो है। फ्रेश वाटर के कौन कौन से रिसोर्सेज में आपको फिशेस मिल सकते हैं? कैनाल्स में, पॉन्ड्स में, रिजर्वायर में, रिवर में। ब्रैकिश वाटर जो आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हम सी वाटर और फ्रेश वाटर को मिक्स करते हैं और उसी में ही हम मोस्ट ऑफ द फिशेस को ग्लो करवाते हैं, और इस टाइप के कल्चर को हम एक्वा कल्चर बोलते हैं। इस टाइप के कल्चर को हम एक्वा कल्चर बोलते हैं। चलो तो अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन कि फिश ऑब्टेनिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज आर टर्म्ड एज फ्रेश वाटर फिशरीज। ऐसी फिशेस को हम फ्रेश वाटर फिशरीज बोलते हैं क्योंकि हमने उसको फ्रेश वाटर में से कलेक्ट किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मरीन फिश वेराइटीज? भाई अभी हमने पढ़ी मरीन फिश वेराइटीज क्या क्या थी हमारी? ये थी पैम्फेट, मैकरल, ट्यूना, सार्डिन्स एंड बॉम्बे डक। ये सब क्या हो गई? हमारी मरीन फिशेस हो गई। क्या हो गई? मरीन फिशेस। ओएस्टर्स आर कल्टिवेटेड फॉर पर्ल। अभी हमने पढ़ा, मैंने बताया आपको, पर्ल के लिए हम ओएस्टर्स को कलेक्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एंड लिस्ट द वैरायटी। करेक्ट स्टेटमेंट तो कुछ ऐसा दिया नहीं है, गलती से आ गया है आपका। एंड लिस्ट द वैरायटी ऑफ फिशेस। अभी हम लोगों ने ओएस्टर्स बोल रही हूँ, ट्यूना पढ़ा है ना, सार्डाइन्स पढ़ा, मैकेरल पढ़ा, ये सारे पढ़े कि नहीं पढ़े फिशेस को हमने? ठीक है, ये सारी आपकी फिश की वेराइटीज है जो आपको सिर्फ लिखनी है बस। ठीक है, पैम्फेट, बॉम्बे डाइन, सार्डिन्स, टूना, मैकेरल, ये सारे क्या हैं? फिश की वेराइटीज हैं।
ठीक है। रोहू कटला भी आपने सुना होगा, वो भी एक टाइप की फिश की वेराइटी है, फ्रेश वाटर में से कलेक्ट होती हैं। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अ पोल्ट्री फार्मर नोटिसेस अ डिक्रीज इन एग प्रोडक्शन फ्रॉम हिज हेन्स, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन एंड हाउ कैन ही एड्रेस दिस इश्यूज। केस बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि एक जनरल क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, जिसमें से आप वो आपकी जनरल नॉलेज और आपका कंसेप्ट चेक करेंगे कि आपने वो टॉपिक को कितने अच्छे से समझा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि वो क्या बोल रहा है। उसने बोला कि एक फार्मर है, पोल्ट्री फार्म है। पोल्ट्री फार्मर मतलब जो हेन और कॉक का बिजनेस कर रहा है, जो एग सेलिंग करता है या मीट सेलिंग कर रहा होता है आपका। ठीक है, तो वो पोल्ट्री फार्मर जो है उसने एक डिक्रीज देखा कि उसकी हेन्स जो है ना वो काफी ज्यादा लो एग प्रोवाइड कर रही है। क्या कर रही है? काफी ज्यादा लो एग प्रोवाइड कर रही हैं। उसके क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं और इन पॉसिबल रीजंस को एड्रेस करने के बाद आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो जिससे आप ये एग के प्रोडक्शन को एनहांस कर सको। देखो, माइट भी पॉसिबल रीजन उसका ये होगा कि हेंस जो होंगी उनको डिसीज हो रही होंगी। क्या हो रही होगी? उनको डिसीज हो रही होंगी। डिसीज क्यों हो रही होंगी? पुअर हाइजीनिक कंडीशंस की वजह से। किसकी वजह से? पुअर हाइजीनिक कंडीशंस की वजह से माइट भी उनको क्या हो रहा होगा? डिसीजेस हो रही होंगी। उनका जो फूड होगा, फूडिंग सिस्टम होगा, वो उनको प्रॉपर नहीं मिल रहा होगा। तो ये सारे पॉसिबल रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हेंस जो हैं आपकी वो डिसीज्ड हो गई होंगी। पुअर हाइजीन कंडीशन की वजह से उनको बीमारियां हो रही होंगी, खाना टाइम पे नहीं मिल रहा होगा। तो ये सारे पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं जिससे वो एग का प्रोडक्शन काफी लो कर रही है। ठीक है, जिससे एग का प्रोडक्शन काफी ज्यादा वो लो कर रही है। तो भाई क्या हो सकता है? सेवरल रीजन हो सकता है। माइट भी उनकी एज का इशू हो कि काफ़ी एज हो गई हो, उसकी वजह से डिसीज हो गई हो उनको किसी टाइप की, इसकी वजह से न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा हो, उसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा हो। भाई माइट भी पोल्ट्री फार्मर जो है उसके ऊपर बहुत स्ट्रेस डाल रहा है कि हैन काफ़ी ले करो ले करो। लाइटनिंग कंडीशंस, भाई लाइटनिंग कंडीशंस देखो ये होती है कि किस टाइम पे वो सो रही हैं, उठ रही हैं, जाग रही हैं। ये सब अगर दिक्कत करती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। आपको अगर मैं रात में ना सुलाऊं, सुबह सुलाऊं तो नींद आएगी? ढंग से नहीं आएगी ना। जितनी अच्छी रात में नींद आती है उतनी अच्छी सुबह नींद नहीं आती है। ऐसे ही उनके साथ भी हो रहा होगा। फार्मर को क्या है, सबसे पहले चेक करना चाहिए डिसीज के साइन। अगर डिसीज के साइन चेक करने के बाद उनको बैलेंस डाइट प्रोवाइड करनी चाहिए, उनका प्रॉपर लाइटनिंग का शेड्यूल मेंटेन करना चाहिए और हाइजीन प्रैक्टिसेस करनी चाहिए कि आसपास का एरिया जो जहां पे वो रह रही हैं वो हाइजीनिक रहे। ठीक है, अदरवाइज उनको फिर से डिसीज होने के चांसेस हो सकते हैं। और ये सारे एप्रोप्रिएट मेजर्स लेने के बाद अगर स्टिल उनकी प्रॉब्लम कम नहीं हुई, स्टिल अभी हैन जो एग ले कर रही हैं वो कम है, तो प्रॉपरली उनको क्या है, एक वेटनरी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, एक वेटनेरियन को दिखाना चाहिए, एक वेटनरी डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे मेजर्स आप ऑप्ट कर सकते हो। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन कि चैप्टर जो है आपका इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज आपके वेरियस मेथड और टेक्निक पे फोकस कर रहा है आपके फूड प्रोडक्शन को और फूड की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए। इट एक्सप्लोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन मीटिंग द ग्रोइंग फूड डिमांड्स ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ये आपके एक्सप्लोर कर रहा है इंपॉर्टेंस को एग्रीकल्चर में, ग्रोइंग फूड डिमांड्स को, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को। और ये चैप्टर कवर कर रहा है जैसे कि आपकी क्रॉप प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ों को आपने ये अभी पढ़ा है इसी चैप्टर में। अभी आपको मैंने एनसीईआरटी मैराथन में यही सारे टॉपिक्स बताए थे प्रैक्टिस का, जिसमें हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजीज को यूज करके अपने क्रॉप को प्रोडक्शन को एनहांस किया। Let's begin with our questions कि क्या बोल रहे हैं questions। What is the focus of the chapter improvement in food resources? अभी just हमने पढ़ा कि focus क्या होना चाहिए, enhance food production and improving the quality of food resources। food production को enhance करने के लिए और quality improve करने के लिए हम ये chapter पढ़ रहे हैं। Which agriculture practices aim at minimizing the use of synthetic chemicals, promoting environmental friendly farming? ऐसी farming को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं, जिसमें हम प्रॉपरली मैन्योर या फिर बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करके सॉइल की फर्टिलिटी और क्रॉप के अंदर न्यूट्रिएंट्स को एनहांस करते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस? ये लिखा हुआ है, देखो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम इसलिए करते हैं ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर सके, पेस्ट मैनेजमेंट कर सके, जिसकी वजह से हमारे क्रॉप्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी
यूज़ कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब बायो और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोग अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन को, क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसमें हमने क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को पढ़ा था। तो यही दो टेक्निक्स होती हैं जिसकी वजह से हम अपने क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन टेक्निक इन फूड रिसोर्सेज? भाई स्टोरेज और प्रिजर्वेशन हमारे फूड रिसोर्सेज के लिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई अनाज जो है आपके पास, क्रॉप जो है वो ज़्यादा ही प्रोड्यूस होती है। आप सब तो उसको एक बार में बेच नहीं सकते हो ना, कुछ बहुत को आप स्टोर भी करके रखते हो। तो जो वो स्टोरेज कर रहे हो, अगर वो स्टोरेज फैसिलिटीज़ में आपकी क्रॉप्स क्या हो गई, डिसीज्ड हो गई, कोई फंगल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया ने उसको डैमेज कर दिया, या आपके इंसेक्ट और पेस्ट की वजह से वो खराब हो गए, जैसे कि चूहे वगैरह खा गए या कीड़े मकोड़ों ने खा लिया, तो ऐसी क्रॉप को आप क्या करोगे, बेच भी नहीं पाओगे और वो क्या हो जाएंगी, वेस्ट हो जाएंगी पूरी की पूरी, और आपको इकोनॉमिकल लॉस हो सकता है, इकोनॉमी का लॉस हो सकता है आपके। ठीक है, तो ये सारे लॉस से आपको बचाने के लिए, क्रॉप्स को अच्छा रखने के लिए, उनकी क्वालिटी को, हमें स्टोरेज और प्रिजर्वेशन पे ध्यान देना चाहिए। क्रॉप्स को अच्छे से हम ड्राई कर ले सनलाइट में, ताकि उसमें कोई मॉइस्चर ना प्रेजेंट हो, ताकि उसमें कोई फंगस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। अपने स्टोरेज के हाउस को, जो स्टोर हाउस होता है हमारा, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग करें, फ्यूमिगेशन करें, ताकि हमारे वहाँ पे कोई भी इंसेक्ट और पेस्ट का डर ना रहे और वहाँ पे कोई भी चूहा वगैरह या कीड़े मकोड़े आकर के हमारी क्रॉप को खराब ना कर दें। ठीक है, तो ये सारे आंसर्स हो गए फूड वेस्टेज को मिनिमाइज करने के लिए। फूड सिक्योरिटी और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, और फूड को प्रोडक्शन और इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ फूड रिसोर्सेज के लिए ही हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैन इंक्रीज ग्रेन प्रोडक्शन अलोन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड हंगर? अगेन आपका ये एक जनरल सा क्वेश्चन है कि अगर आपने अपने फूड के प्रोडक्शन को एनहांस कर लिया तो क्या आप माल न्यूट्रिशन और हंगर जैसी पॉसिबिलिटीज को रोक सकते हो? तो देखो, अगर आपने क्रॉप के प्रोडक्शन को, अगर आपने क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है तो हाँ, आप हंगर को तो मेंटेन कर सकते हो, लोगों को फूड रिसोर्सेज तो प्रोवाइड कर सकते हो, उनकी भूख मिटा सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माल न्यूट्रिशन को आप नहीं प्रिवेंट कर सकते, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट आपका क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव करना भी है। वैरायटी इंप्रूव करने का मतलब क्रॉप की क्वालिटी को इंप्रूव करना। आप अच्छा खाना, अच्छी क्वालिटी वाला खाना खाना पसंद करते हो कि लो क्वालिटी वाला? ऑब्वियसली आप वही खाना खाना पसंद करते हो जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है ना, जो आपको थोड़े से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाने पे ध्यान दे रहे हो, जिसकी वजह से आप अंधाधुंध कोई भी मेथड यूज कर रहे हो, फर्टिलाइजर्स इतने ज्यादा यूज कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी क्या हो जाएगी, क्रॉप की जो वेराइटी होगी वो काफी लो हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इससे माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम तो आपकी नहीं कम होने वाली है। हंगर आप मीट कर सकते हो, लोगों की भूख मिटा सकते हो, लेकिन आप उनको न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करने में अनसक्सेसफुल रहोगे। तो अलोन सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन एनहांस करने के लिए, अलोन सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन से आप हंगर तो कर सकते हो, लेकिन माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्रॉप की वैरायटी को भी इंप्रूव करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, देख रहे हो, इसी तरीके से आपके केस बेस्ड और जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर में। तो नो इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन, ओनली स्टोरेज इन वेयर हाउस कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड हंगर, क्योंकि फूड सिक्योरिटी डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड पे एंड एक्सेस टू इट, एज द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के लिए अपनी लाइवलीहुड पे। तो इंक्रीज द इनकम ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर दस बिकम द नेसेसरी टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर। हंगर का प्रॉब्लम तो आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन माल न्यूट्रिशन के लिए आपको क्रॉप की वेराइटी को इंप्रूव करना पड़ेगा, जो आप हाई क्वालिटी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक यूज कर सकते हो, जिससे आपके जो सीड की वैरायटी है वो अच्छी हो जाए। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिनको हम जीएम क्रॉप्स कहते हैं, वो क्रॉप्स यूज कर सकते हो, उन क्रॉप्स की सीड यूज कर सकते हो, जिससे आपकी क्रॉप की वैरायटी भी इंप्रूव होगी, क्रॉप का प्रोडक्शन भी इंप्रूव होगा। और साथ साथ में आपको एक थर्ड चीज और करनी पड़ेगी, वो है क्रॉप का पेस्ट मैनेजमेंट। क्या होगा? क्रॉप का पेस्ट मैनेजमेंट। अगर आपकी क्रॉप्स
क्रॉप्स को कीड़े मकोड़े खा जाएंगे तो वो क्रॉप भी आपके किसी काम की नहीं होगी, आप भी उसको सेल नहीं कर पाओगे, और चाहे कितने भी भूखे हो वो गंदी क्रॉप आप नहीं खाने वाले हो, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि ये सारे पॉइंट्स आप उसमें से मेंशन करके आ रहे हो अपने आंसर में, ठीक है। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर 2 पर्पसेस, ठीक है। कैटल हस्बेंड्री हम 2 पर्पसेस के लिए करते हैं, एक होता है आपका मिल्क और एक होता है ड्रॉट लेबर, ठीक है। मिल्क के लिए यूज करते हैं और एक हम ड्रॉट लेबर के लिए यूज करते हैं, जैसे कि टाइलिंग, इरिगेशन और कार्टिंग वगैरह के लिए। इंडियन कैटल जो है आपकी 2 डिफरेंट वेराइटी से बिलोंग करती हैं, बॉस इंडिकस काउज और बॉस ब्यूबेलियस बफेलोज होती हैं। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स को हम मिल्च एनिमल्स बोलते हैं, और आपके फार्म वाले लेबर जिसमें आप वो कार्टिंग वाला काम कर रहे होते हैं उनको हम ड्रॉट एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। और इनकी प्रॉपर क्लीनिंग भी जरूरी होती है ताकि वो अच्छे से मिल्क, आपको अच्छी क्वालिटी का मिल्क प्रोवाइड कर सके। तो फूड रिक्वायरमेंट ऑफ डेयरी एनिमल्स 2 टाइप के होते हैं, एक तो ये होता है कि उनकी हेल्दी लाइफ को, और दूसरा उनके मिल्क के प्रोडक्शन को एनहांस कर सके, जिसकी वजह से उनका लैक्टेशन पीरियड, देखो हर एक काऊ का लैक्टेशन पीरियड डिसाइडेड होता है कि 6 महीने तक वो दूध देगी कि 5 महीने तक। तो ये जब आप लैक्टेशन पीरियड इंक्रीज करोगे तभी आपको टाइम टू टाइम दूध मिल पाएगा। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप एनिमल हस्बेंड्री पे ध्यान दे रहे होगे, ठीक है। तो चलो, नेम द एग्जॉटिक ब्रीड ऑफ द काउ एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स बिलो। और मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स को हम क्या बोलते हैं, 2 इंडियन कैटल स्पीशीज के नाम लिखने हैं, और फूड रिक्वायरमेंट ऑफ डेयरी एनिमल्स जो है उनके ऊपर आपको फोकस करना है। तो भाई सबसे पहले का जो आंसर है वो आपकी ब्राउन स्विस होती है, जो कि आपके एग्जॉटिक ब्रीड में काउंट होती है, ब्राउन स्विस, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट एक बार हम पढ़ लेते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द लैक्टेशन पीरियड, बिल्कुल। एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड आर सिलेक्टेड फॉर लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड, हाँ जी ये भी होता है। लोकल ब्रीड शो एक्सीलेंट रेजिस्टेंट टू डिसीज, एनिमल्स यूज्ड फॉर फार्म लेबर आर कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स। मुझे तो सारे के सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट लग रहे थे, मुझे ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं लगा जो गलत था, ठीक है। तो मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स को हम लोग मिल्च एनिमल्स बोलते हैं, अभी हमने जस्ट पढ़ा था, ठीक है। 2 इंडियन कैटल क्या था, बॉस ब्यूबेलिस थी और बॉस इंडिकस थी, ठीक है। बॉस ब्यूबेलिस पढ़ी थी हम लोगों ने, बफेलोस थी, ब्यूबेलिस से बफेलो, इंडिकस आपकी जो थी वो काउस थी, ठीक है। और फूड रिक्वायरमेंट आपकी 2 चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो कितना ज्यादा लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड रहेगा उनका, और क्या क्या फूड रिक्वायरमेंट आप उनको दे रहे हो जिससे उनकी लाइफ कैसी होगी, हेल्दी होगी। और मिल्क प्रोड्यूसिंग चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि उनका लैक्टेशन पीरियड कितना लंबा है। आपका मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो उनके लैक्टेशन पीरियड पे डिपेंड करेगा कि कितने लंबे टाइम तक वो हमें दूध दे सकती है। और दूसरी चीज़, अगर उनको डिसीज फ्री है तो उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल पे, मतलब उनके खाने पे डिपेंड करेगा कि आपकी जो ड्रॉट एनिमल्स हैं जो आपका लेबर वाला काम करेंगे, सामान को इधर से उधर लेके जाने का काम करेंगे, वो कितने हेल्दी है, उनको खाना कितने अच्छे से प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका 9th नंबर वाला हमारा क्वेश्चन। जरा 2 मिनट मैं पानी पी लूं, उसके बाद हम 9th वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि क्या बोल रहा है। Water quality is crucial in fish culture. Fish are highly sensitive to water conditions. ठीक है, वाटर की क्वालिटी जो होती है वही फिश के लिए यूजफुल रहती है, क्योंकि भाई जितना साफ सुथरा पानी होगा फिशेज उतनी ही अच्छे से रह पाएंगी। फिश की जो क्वालिटी होती है वो सेंसिटिव होती है वाटर के कंडीशन पे, उनके टेम्परेचर पे, पीएच के लेवल पे, ऑक्सीजन के लेवल पे। प्रॉपर मैनेजमेंट आपने नहीं किया अगर आपने पानी का, तो फिश की जो हेल्थ है और उसकी ग्रोथ है वो भी अफेक्ट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हमें वाटर की क्वालिटी को चेक करना पड़ता है अगर हमें फिशेस हम ग्रो करवा रहे हैं। तो आपके पास प्रॉपर एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट होने चाहिए उनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो व्हाई इज वाटर क्वालिटी इंपॉर्टेंट इन फिश कल्चर? बिकॉज वाटर की क्वालिटी ही डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है फिश की ग्रोथ के लिए। फिश वाटर के अंदर टेम्परेचर, उसका पीएच, ऑक्सीजन लेवल कितना अच्छा है, उसी चीजों पे आपकी फिश बेस्ड होती है। तो रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ वाटर क्वालिटी और एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट आपका सक्सेसफुल रहता है मेंटेन करने के लिए फिश के कल्चर को।
what measures can be taken to maintain proper water quality in fish farm? तो भाई आप प्रॉपर क्लीनिंग करो, टाइम टू टाइम क्लीनिंग कर रहे हो, उसको डिसइंफेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये सब चीजें करके आप अपने वाटर की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो, जिसमें आप अपनी फिश की फार्मिंग करो। फिश की फार्मिंग मतलब जिस पानी में आप फिशेस को ग्रो करवा रहे हो और उसी पानी में से निकाल करके वो फिशेस को आप बाद में यूज कर रहे हो, ठीक है। तो वाटर की क्वालिटी वाइटल इसलिए होती है क्योंकि वाटर का जो टेम्परेचर, पीएच लेवल होता है, ऑक्सीजन कंटेंट होता है, ये सब फिशेस के लिए जरूरी होता है। अगर इसमें से कोई भी चीज रिड्यूस हो जाती है तो फिश की ग्रोथ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अब प्रॉपर वाटर की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आप उसके टेम्परेचर को मेंटेन करो, उसके पीएच लेवल को और ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करो, जिसके लिए आप प्रॉपर एरेशन सिस्टम मतलब हवा वाला सिस्टम यूज कर सकते हो, जिसमें प्रॉपर ऑक्सीजन टाइम टू टाइम पानी के अंदर जा रही हो और प्रॉपर क्लीनिंग कर रहे हो उस पॉन्ड की जिसमें आप अपनी फिशेस को ग्रो करवा रहे हो, ठीक है। Moving ahead with the next question कि cropping patterns, what are cropping patterns and what factors influence them? तो भाई cropping pattern वो होता है जिसमें हम different crops को रोटेट करके एक ही प्लेस पे ग्रो करवाते हैं। जैसे कि हमने मिक्स्ड क्रॉपिंग पढ़ा था जिसमें हम 2 से ज्यादा क्रॉप्स के सीड्स को इकट्ठा करके एक सिंगल से लैंड पे ही ग्रो करवा रहे थे। उसमें कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं था, कहीं भी कोई भी क्रॉप हमारी ग्रो यूज कर रही थी। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में क्या कर रहे थे, हम 2 से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करवा रहे थे, लेकिन एक डेफिनेट पैटर्न में। मतलब अगर मेरा इस लाइन में वीट ग्रो कर रहा है तो इस लाइन में मस्टर्ड ही ग्रो करेगा, पूरी एक लाइन में वीट, एक लाइन में मस्टर्ड। इस तरीके से हम प्रॉपर क्रॉप्स को 2 से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करवा रहे थे। तो ये सारे क्रॉपिंग पैटर्न थे, जिसका मतलब होता है कि आप 2 से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करवा रहे हो इन द स्पेसिफिक रीजन में, एक ही जगह पे, ताकि आप बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर सको। और दीज पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइमेट, सॉइल की टाइप पे और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है फार्मर्स की, क्योंकि अगर उनको सीड एक ही टाइप के अवेलेबल है या उनके पास पैसा नहीं है सीड्स डिफरेंट खरीदने का, तो वो एक ही टाइप की क्रॉप ग्रो करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर आपका क्रॉपिंग पैटर्न डिपेंड करता है, ठीक है। और इन्फ्लुएंस भी आपके यही फैक्टर्स करते हैं। तो व्हाट आर खारिफ एंड राबी क्रॉप्स, व्हाट इन्फ्लुएंसेस द चॉइस ऑफ दीज क्रॉप? खारिफ और राबी क्रॉप्स क्या होती हैं? खारिफ क्रॉप्स हमारी मॉनसून क्रॉप्स होती हैं जो जून टू अक्टूबर ग्रो करती हैं, जबकि राबी क्रॉप्स हमारी विंटर क्रॉप्स होती हैं जो नवंबर टू अप्रैल में ग्रो करती हैं, ठीक है। और ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं उनके सीजन पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा सीजन है, आपका पानी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, टेम्परेचर कैसा है, सीजन कैसा है, ये सब चीज़ों पे, ये सारे फैक्टर्स पे आपका खारिफ और राबी क्रॉप्स डिपेंड करते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्रॉप रोटेशन एंड इट्स बेनिफिट। तो भाई क्रॉप रोटेशन में हम क्या कर रहे थे, इसमें भी अगेन हम टू और मोर क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं। एक बार में 2 क्रॉप को ग्रो करवाया, अब दूसरी बार में मैं ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करवा रही हूँ जो मेरी सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करेंगे और मेरे जो पहली वाली क्रॉप्स थी उन्होंने जो न्यूट्रिएंट्स सबसे ज्यादा यूज किया है उसको वापस से हमारे सॉइल के अंदर रिप्लेनिश कर देंगे। यही रीजन होता है क्रॉप का रोटेशन करने का। सपोज करो मैंने क्रॉप 1 ग्रो करवाई, वो क्रॉप 1 ने सॉइल में से नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन किया, ठीक है। तो अब मैं जब क्रॉप 2 ग्रो करवाऊंगी उसमें वो क्रॉप्स ग्रो करवाऊंगी जो मेरी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को सबसे ज्यादा ऐड करेगा, ताकि मेरे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे और उसमें से नाइट्रोजन की कमी ना हो जाए। यही बेनिफिट होते हैं आपके क्रॉप रोटेशन के, और इसी को ही हम क्रॉप रोटेशन भी बोलते हैं, जिसमें हम 1-2 क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करवाते हैं और फिर नेक्स्ट पैटर्न में हम दूसरे तरीके की क्रॉप ग्रो करवाते हैं जो कि मेरी सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है और उसमें न्यूट्रिएंट्स भी क्या करता है, ऐड ऑन करता है, ठीक है। तो क्रॉपिंग पैटर्न स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होता है पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करवाने का। खारिफ क्रॉप्स जो होती है रेनी सीजन में लगाई जाती हैं, राबी क्रॉप्स विंटर सीजन में। वाटर की अवेलेबिलिटी और अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे हमारे दोनों क्रॉप्स डिपेंड करती हैं। क्रॉप रोटेशन एक प्रैक्टिस होता है जिसमें हम डिफरेंट क्रॉप्स को एक सीक्वेंस में ग्रो करवाते हैं सेवरल सीजन्स में। बेनिफिट करता है एग्रीकल्चर में, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, साथ साथ में पेस्ट को कंट्रोल भी करता है। बाई चांस जो क्रॉप 1 में डिसीज हुई वो शायद मेरी क्रॉप 2 में ना हो, क्योंकि एक तरीके के पेस्ट एक ही टाइप की क्रॉप को अफेक्ट करते हैं। तो पेस्ट कंट्रोल करने के लिए और सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करने के लिए हम क्रॉप रोटेशन को अपनाते हैं।
So this was all about the 10 important case based question of improvement in food resources. अगर सेशन पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ ये सेशन को शेयर भी कर देना ताकि उनको भी इस सेशन का लाभ मिल सके। और अगर इस सेशन के नोट्स चाहिए या मेरे सारे अमेजिंग सेशंस के आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक अगेन आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू-भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। और ये सारे आपके फेवरेट मास्टर टीचर्स के अपने अपने शॉर्ट्स के चैनल हैं, जिसमें मेरा शॉर्ट्स का चैनल है ये वाला, जिसमें मैंने 60 सेकेंड्स में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो मेक श्योर करना आप उसको भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे ही 60 सेकेंड्स में धमाकेदार कंटेंट मिलते रहें। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय एंड टेक केयर।